Hello everyone, I'm Sanvi and in today's class we're going to start questionnaire for the chemistry section. जैसे आपको पता है that we have launched the HPTGT commission batch, so get yourself enrolled in the course. 23rd सितंबर से हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है. जल्दी से जल्दी आप एनरोल कीजिए. अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सब अवेलेबल होगा. कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर अवेलेबल है. आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा निम्बस करियर ऐप प्ले स्टोर से और बाकी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी. जल्दी से जल्दी आइए और एनरोल कीजिए. ये अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चनेयर राउंड. आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन सेक्शंस की. तो देखिए, पहले तो आप आज की क्लास में अपनी नोटबुक और पेन लेकर साथ में बैठेंगे. मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जब भी मैं क्लास लेने आऊंगी आप खाली हाथ नहीं बैठेंगे. यू शुड बी कैरिंग योर पेन एंड नोटबुक विद यू ऑलवेज. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पे अटेंशन हेयर. जो भी डिस्ट्रैक्शन है छोड़ दीजिए प्लीज. लीव एवरीथिंग, जस्ट सी है. The first question is, the Sagne test for halogen demands the extract to be boiled with concentrated HNO3, just the Y. 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, A, B, C, D. तो हम किस तरीके से करेंगे, पहले मैं आपको एक सैंपल के लिए बता देती हूँ. मैं क्वेश्चन रीड करूंगी. आई एक्सप्लेन यू दैट क्वेश्चन. आई एक्सप्लेन यू 4 ऑप्शंस और फिर आपको 3 सेकेंड्स दिए जाएंगे एंड यू हैव टू नोट इट डाउन इमीडिएटली इन योर नोटबुक्स. एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपने मार्क्स काउंट करेंगे एंड यू विल टेल मी योर मार्क्स कि आपने कितना स्कोर किया है. राइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास ना एक साधने टेस्ट करके टेस्ट होता है केमिस्ट्री में जो कि हेलोजेंस के लिए किया जाता है. कई बार हम इसे नाइट्रोजन के लिए भी करते हैं, सल्फर के लिए भी करते हैं और हेलोजेंस के लिए तो ये है ही है. इन 3 चीजों को टेस्ट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं और ये 3 चीजें किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है. तो हम इस टेस्ट से पता कर सकते हैं. ठीक है, तो इसने बोला है कि अगर आप ये टेस्ट कर रहे हैं हेलोजन के लिए तो वहां पर आपको जो आपका सैंपल होता है, उस जो एक्सट्रैक्ट होता है आपको उसको बॉईल करना पड़ता है कंसंट्रेटेड HNO3 से. वाई, क्यों करना पड़ता है? सो द 4 ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, टू इंक्रीज AgCl3Cl's precipitation, to escalate the product solubility of AgCl, this is your silver chloride, for increasing the concentration of NO3 negative ions, for the decomposition of NaCN and Na2S. चलिए अब फटाफट मार्क कीजिए क्वेश्चंस. यू हैव 3 seconds. मार्क द करेक्ट आंसर इन योर नोटबुक राइट नाउ. जल्दी से मार्क कीजिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज, रेडी फॉर द आंसर, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. यस, बॉयल क्यों किया जाता है HNO3 के साथ? सो दैट वहां पे डिकम्पोजिशन हो सके NaCN का एंड Na2S का. तो जिनका ऑप्शन डी, जिन्होंने करेक्ट टिक मार्क किया है, कांग्रेचुलेशंस टू देम. और जिनका आंसर रॉन्ग हुआ है, प्लीज रीइवैल्यूएट कि आपका आंसर रॉन्ग क्यों हुआ है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेथड सुटेबल फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ बेंजोइक एसिड एंड नेप्थलीन. कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से वो मेथड है जिससे आप नैप्थलीन और बेंजोइक एसिड दोनों को सेपरेट कर सकते हैं? एंड योर 4 ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सब्लिमेशन, ऑप्शन बी डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी एंड ऑप्शन डी क्रिस्टलोग्राफी. यू हैव 3 seconds, just mark it down. And the correct option is option number A, sublimation. Benzoic acid and naphthalene, these are the 2 different compounds.
मैं दोनों का बताती हूँ कि सब्लिमेशन कैसे आया, क्यों आया, बाकी कोई ऑप्शंस में से कोई प्रोसेस क्यों नहीं हो सकता था। आप प्लीज जहां पर भी क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में लिखा है आप वहां पर ये पॉइंट्स भी नोट डाउन कीजिए। सो द बेंजोइक एसिड जो है वो आपका मिक्सचर में रह जाता है, रिमेन्स इन द मिक्सचर, ओके। और जो आपका नैप्थलीन है रिमेन्स इन द मिक्सचर, और जो नैप्थलीन है वो सब लाइन हो जाता है, उड़ जाता है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जैसे ही ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, ये एयर आती है इसके सराउंडिंग में, तो ये वेपराइज हो जाता है, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जहां पर डायरेक्टली आपका सॉलिड पार्टिकल स्किपिंग द लिक्विड फेज डायरेक्टली गैसियस फेज में कन्वर्ट होता है। दिस इज योर सब्लिमेशन प्रोसेस। तो ये बेस्ट मेथड है आप बेंजोइक एसिड को नैप्थलीन से किस तरीके से अलग कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सब्लिमेशन। Which of the following molecules have the highest dipole moment? इन चार ऑप्शंस में से किसके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट डायपोल मोमेंट है? चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, इन चारों ऑप्शंस को आप ड्रॉ कर कर बनाएं अपनी नोटबुक में। इनका डायपोल मोमेंट मुझे डायरेक्शंस देखनी है। ड्रॉ इन योर नोटबुक, आई विल सी द डायरेक्शंस, आपने ड्रॉ कैसे किया है उनको उस बेसिस पर आप देखिए। तो आपके पास चार है यहाँ पर, NF3, CO2, NH3 एंड CH4। फटाफट आप अपने नोटबुक्स में ड्रॉ कीजिए, मार्क इट डाउन, योर टाइम हैज बीन स्टार्टेड। द करेक्ट आंसर इज प्लीज मार्क इट डाउन, and the correct answer here is option C, NH3 is the correct answer. NH3 has the high pole dipole. देखिए आप, मैं आपको यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शंस के साथ इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी, आप वो सेम सेम अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन्स एंड लोन पेयर नाइट्रोजन, दिस इज द लोन पेयर। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा मेरा। सो द नाइट्रोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द लोन पेयर जो ऊपर की तरह इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ कर रहा है। सो द नेट मूवमेंट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेट्स कम टू द CO2। CO2 आपका बिल्कुल नॉर्मल बनेगा, बिल्कुल ही नॉर्मल। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है CO2 का, और इसका बॉन्ड कैसे बनता है, ये इस तरह, ये इस तरह, ठीक है। तो द डायपोल मोमेंट जो है आपका दैट इज 0, कट हो गया ना दोनों साइड से। NF3 बहुत ज्यादा डिबेट होती है यहाँ पर NF3 और NH3 में से। सो द फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से हुआ, लोन पेयर ने तो अपने इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ किए हैं बिकॉज दीज आर द लोन पेयर ना, और नाइट्रोजन लोन पेयर में तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे, which will be like the more electronegative as compared to the nitrogen. And then you have the fluorine. Fluorine is more electronegative than your nitrogen. तो फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींचा और लोन पेयर ने अपनी तरफ, तो ये दोनों तरफ से हुआ, ऊपर से भी पुल डाउन और नीचे से भी। तो एक ऊपर डायरेक्शन में एक नीचे डायरेक्शन में। नेट 0 नहीं हुआ, बट जो इसका डायपोल मोमेंट है which is less than NH3, सबसे ज्यादा NH3 का, उसके बाद NF3 का होगा। CO2 का तो कैंसिल आउट ही हो गया है। CH4 देखिए आप। सो दिस इज हाउ गोइंग टू मेक इट। नॉर्मल आपका CH4 है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें लाइक एवरीथिंग इज, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन की तरफ जा रहे हैं सब, एवरीबॉडी इज कमिंग टुवर्ड्स द कार्बन, सब कैंसिल आउट हो रहा है। सो आप यहाँ पर जो मेन चीजें बताने वाली वो ये है, NF3 भी डायपोल मोमेंट होता है उसके पास, लेकिन NH3 के पास ज्यादा होता है। यहाँ पर क्यों, डायपोल की आप डायरेक्शन ही देख लीजिए दोनों में, जस्ट सी द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल, और फिर देखिए इसमें एड ऑन हो रहा है, उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है डायपोल, इसलिए डायपोल कम हुआ है। अदरवाइज NF3 भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड और NH3 भी।
Am I clear? Just note it down, फटाफट आप नोट कर लीजिए. Let's move forward. Which of these pairs central molecules have sp2 hybridization? इनमें से किस मॉलिक्यूल का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? ये फटाफट आप देखिए, 4 ऑप्शंस हैं. रीड देम एंड मार्क योर आंसर. ये क्वेश्चंस जो है, ये वाला और जो लास्ट वाला था, दे कम इन द डिफिकल्ट मोड कैटेगरी. तो उसके लिए आपको लेट्स सी, विल गिव यू लाइक, ये है, इसमें आपको बनाना पड़ेगा. यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम और उसके बाद आप देखेंगे कि सेंट्रल मॉलिक्यूल क्लास sp है, sp2 है, sp3 है, तब आप करेंगे. सो आप इसको यू कैन टेक मोर टाइम फॉर दिस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. इट इज ए डिफिकल्ट मोड ऑफ द क्वेश्चन. Okay, so the correct answer is it done? हो गया है, सबने मार्क कर लिया क्वेश्चन. The correct answer is option number D. Yes, BF3 and NO2. These two have the sp2 hybridization. Rest of these will be having sp or sp3 hybridization. करेक्ट. BF3 एंड NO2. मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ कीजिए, फिर देखिए कि आपसे गलती कहाँ हुई है. BF3 है आपका, this is your BF3 having the sp2 hybridization and this is your so these two will be your sp2 hybridization. Rest of these are your like sp और sp3 hybridization. तो 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है, sp, sp2 एंड sp3. ये मैंने आपको sp2 की हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ भी करके दे दिया, आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए. लेट्स मूव फॉरवर्ड. In the case of the reversible reaction, if the concentration of the reactant is increased, then what will happen to the equilibrium constant? Equilibrium constant पर क्या असर होगा अगर मैं अपनी जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देती हूं? इंक्रीज हो जाएगा, रिमेन अनचेंज रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन. यू हैव 3 seconds, just do it. And the correct answer is option number B, remains unchanged. पहले देखिए, अब जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको मैं K से डिनोट करती हूँ, आप Kc से डिनोट करते हैं. ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc से डिनोट करते हैं और ये इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशंस का. दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन. तो इसने बोला इंक्रीज हो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की या डिक्रीज हो, Kc पर फर्क नहीं पड़ेगा. ऑल राइट, देखिए आप यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ Kc हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं. दिस इज माई रिएक्टेंट A एंड दिस इज माई रिएक्टेंट B. इक्विलिब्रियम में बोल दिया ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है, तो मींस जो रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम तो अचीव हुआ है हमारे पास, C+D. अब इनके आगे भी तो कुछ नंबर हो सकते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d. Am I right? ये कोई भी नंबर हो सकते हैं ना, इनके एटम्स के नंबर है ना. अगर a पर यहाँ पर सोडियम में लिखती हूँ, यहाँ क्लोरीन लिखती हूँ, तो कितने भी नंबर हो सकते हैं, 2 लाइक. ठीक है, तो ये देख रहे हैं, तो जो स्मॉल अल्फाबेट्स मैंने लिखे वो आपके नंबर डिनोट कर रहे हैं, जो कैपिटल हैं वो आपके डिनोट कर रहे हैं आपका मेटल या नॉन मेटल. ठीक है, अब इससे आप Kc कैसे लिखेंगे, नोट कीजिए. C जो आपका नंबर पोर्शन है, जो आपके एटम्स का नंबर है या मॉलिक्यूल नंबर है, वो आप ऊपर डालेंगे, पावर में चला जाएगा. प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन.
लिख लीजिए, प्लीज ड्रॉ इट, राइट इट डाउन। Whenever I am writing something, आप प्लीज पहले 2 मिनट के लिए उसे समझेंगे, उसके बाद आप नोट कीजिए। नोट तो आपको करना ही है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। The next question is, if the following solutions are equimolar, then which one will record the highest pH? अगर जो आपके 4 ऑप्शंस हैं वो सभी इक्विमोलर मान लिए जाएं, तो इनमें से किसके पास हाईएस्ट पीएच होगा? हाईएस्ट पीएच से कहने का मेरा मतलब है, पीएच स्केल आपका चल रहा है यहाँ पर, ये मेरा पीएच स्केल है जो यहाँ 0 है, ठीक है। मार्क डाउन, मैं अभी आंसर बताने वाली हूं आपको, फटाफट बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। यू हैव 3 सेकेंड्स। The correct answer is बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, जिनका भी करेक्ट आंसर आया है, बहुत अच्छी पकड़ है इस टॉपिक पर, वेल डन। बेरियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप ये ड्रॉ कर लीजिए, एंड जस्ट सी, ये मैंने एक पीएच स्केल बनाया है आपका, दिस इज अ पीएच स्केल, ऑल राइट। तो आप अगर पीएच स्केल पर यहां देखेंगे तो मेरे पास है 0 से लेकर मैंने 14 तक अपना पीएच स्केल बनाया है। 0 मेरा द मोस्ट एसिडिक पॉइंट है और 14 इज द मेरा मोस्ट बेसिक एल्कलाइन है। 7 नंबर मेरा न्यूट्रल है यहाँ पर, राइट। तो अब क्या हुआ है यहाँ पर, अगर मैं 7 से 14 की तरफ जाऊंगी, डायरेक्शन देख रहे हैं आप, इस डायरेक्शन में जाऊंगी तो मेरा पीएच इंक्रीज हो रहा है, बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर मैं 7 से 0 की तरफ जाऊंगी तो मेरा पीएच तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। समझे आप इस तरीके से? अगर आपके पास कोई एसिड है जिसका पीएच 5 है और दूसरा एसिड है जिसका पीएच 4 है, और पूछेगा विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर हार्मफुल, सो द pH acid having the pH 4 will be considered the more acidic. All right, and then you have two basic, one is having the pH 10 and the another one is having the pH 12. So you have two bases here, one with the pH 10 and another with the pH 12. So what do you think in this case which will be more basic? So the more alkalinity will be in the case of pH number 12. जिसका 12 pH होगा that will be more basic. Now let's see, अब आपने बेरियम क्लोराइड क्यों चूज किया, मैं आपको बता देती हूँ। आपने ये ड्रॉ किया है, लेट्स मूव, अब मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट सी। अब हम यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन बना है पीरियोडिक टेबल से, एस ग्रुप से। देखिए एस ब्लॉक में ले लेती हूँ यहाँ पर मेरा, so this is my group 1, this is my group 2. हाइड्रोजन हम ऊपर लिखेंगे, ये देखिए ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं आपके और ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं आपके, राइट। दिस इज अलोंग द कॉलम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अलोंग द ग्रुप में नीचे जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। ये मेरा बेरिलियम है, इसका साइज ये होगा, मैग्नीशियम का साइज ये होगा, कैल्शियम का साइज और बड़ा होगा। इस तरीके से करके मेरा जो बेरियम होगा उसका साइज और बड़ा होगा। तो जैसे ही साइज नीचे जाएगा और मैं इनके हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रही हूँ,
जैसे कि मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करूं तो वाटर में क्या होगा, इनके नीचे जाने से क्या हो रहा है, इनकी बेसिसिटी इंक्रीजेज, सॉरी सिंबल ठीक कर देती हूं मैं यहाँ पर, सो द बेसिसिटी इंक्रीजेज एज वी मूव डाउनवर्ड द ग्रुप। ये ग्रुप्स हैं और ये रोज है, ऐसे रोज है, दिख रही, ये रोज है, ये ग्रुप्स है। ऑल राइट, एम आई क्लियर टू यू? प्लीज ध्यान से देखिए, बार बार कह रही हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ आपको। जैसे ही आपका नीचे जाते हुए साइज भी इंक्रीज हो रहा है, आपकी बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी। आप देखिए वहां पर आपके कौन कौन से एलिमेंट्स थे, आपके पास Be था, बेरिलियम था, Ba था, आपके पास और भी एलिमेंट्स, उनको आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं इस टेबल में और देख सकते हैं। तो अब देखिए मेरे सबसे बड़ा इसका साइज है, ऐसे जाने पर साइज इंक्रीज होता है और अलोंग द रो भी साइज इंक्रीज होता है। तो स्टिल हमारे पास ये है हमारे पास बेरियम, जो बेरियम क्लोराइड था, विच विल बी द मोर बेसिक। A jar contains equal masses of hydrogen, oxygen and methane at the temperature 27 degrees Celsius. Find their volume ratio. बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो इससे बड़ी और बात नहीं हो सकती। बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, बट स्टिल आप ज्यादा टाइम ले लीजिए बिकॉज अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के हिसाब से देखें। एक जार है मेरे पास, आई हैव अ सिलेंड्रिकल ग्लास जार, और उसमें मेरे पास 3 गैसेस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन। 27 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर किया हुआ है वहां पर। अब आप इनका वॉल्यूम बताइए गैसेस का, जस्ट टेल मी द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। मार्क की लिया, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 16:1:2। देखिए गैसेस कौन कौन सी है, मेरे पास है हाइड्रोजन, मेरे पास है ऑक्सीजन और मेरे पास है मीथेन। एम आई राइट? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। फॉर्मूला आपके पास यहां पर लगेगा, PV इज इक्वल्स टू NRT। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है केमिस्ट्री का, वो आपका इस पॉइंट ऑफ से आता है, PV इज इक्वल्स टू NRT। ये तो आती है, तो सोल है केमिस्ट्री की, PV इज इक्वल्स टू NRT। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N, ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N, ठीक है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N। देख रहे हैं आप, डिफिकल्ट नहीं है, समझा रही हूँ, देखिए V is directly proportional to the N, N is the number of moles, V is the volume, P is your pressure, T is your temperature, R is your constant. V is equals to small m divided by capital M. Now what is this? N is equals to number of moles and small m is your given mass, whereas your capital M is your molecular mass. Am I right? अब देखिए आप, स्मॉल m इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, मैंने ये ली यहाँ पर इक्वेशन, स्टार बना दीजिए इस इक्वेशन को। दिस इज योर, जो फर्स्ट थे उसे डबल स्टार ले लीजिए, इसको सिंगल स्टार ले लीजिए। अब हम इन सब का करेंगे फॉर्म। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर मास होता है 1 इसका, तो 2 एटम्स है मेरे पास, 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना हाइड्रोजन का, तो इसका मास होगी 2 ग्राम्स। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1/2, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ सो दैट इजी हो अब डिफरेंशिएट करना। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, 1:2, 1:2। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। सेम CH4 का कितना हो जाएगा, कार्बन का हो गया आपका 12 एंड 4 आपके हो गए हाइड्रोजन के, इट विल बी द 16 ग्राम्स। 16 यू भी लिख सकते हैं, तो 1:16, ठीक है। और जब आप अपनी ये रेशियो सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यू विल बी गेटिंग द आंसर इज 16:1:2। दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर, वेरी इजी। प्लीज नोट इट डाउन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Normally, photochemical smoke does not include. Options are ozone, acrolein, peroxyacetyl nitrate, and chlorofluorocarbons. 3 seconds, mark your answer correctly.
जो अभी भी अपनी पेन और नोटबुक नहीं लेकर आए, प्लीज हरी अप एंड गैदर अ पेन और अ पेपर. जस्ट बोरो अ पेन और पेपर फ्रॉम समवेयर एंड जस्ट राइट डाउन देयर. खाली नहीं बैठेंगे आप, बिल्कुल भी खाली ना बैठे. एंड द करेक्ट आंसर इज, and yes, the correct answer is, you heard it right, option A, ozone. Ozone is not included. I'm sorry, the correct answer is your chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbon is your correct answer. Photochemical smoke does not include the chlorofluorocarbon, and the components that are included in the chlorofluorocarbon are your ozone, acrolein and peroxyacetyl nitrate. ठीक है, अब मैं आप बताते हैं कि आपका जो photochemical smoke होता है, what is this photochemical smoke? Please note it down. The photochemical smoke basically आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स कह लेते हैं, सब आ जाएंगे. ओके, लिख लीजिए आप. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं किसके साथ? ये बेसिकली आपके होते हैं कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ होते हैं फॉर्म. है ही क्या, पॉल्यूटेंट्स ही तो हैं. फॉर्म क्या कर रहे हैं? एक ब्राउन हेज लेयर फॉर्म कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में. किस टाइम पर देखे जा सकती हैं? यूजुअली सीन ड्यूरिंग समर सीजन. तो जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो एक आपका पोल्यूटेंट का ही टाइप है, और फोटोकेमिकल स्मोक को आप क्या कह सकते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. तो ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है. वो पूछ सकता था कि इसमें से प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा है या प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा नहीं है, या सेकेंडरी पोल्यूटेंट करके भी पूछ सकता था क्वेश्चन आपसे. एक ही क्वेश्चन दो तरीके से किस तरीके से पूछा जाएगा, यहाँ मैंने आपको इसकी डिपिक्शन दे दी है. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं आपके पास एक कैटेगरी, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC. ये दो जब आपके मिलते हैं तो ये आपका ये पोल्यूटेंट बना दे, प्राइमरी पोल्यूटेंट कह रहे हैं. जब समर सीजन होता है, आपने देखे होंगे जो आपकी टायर 2 टायर 3 सिटीज होती हैं, वहां पर एक एटमोसफेयर में इस तरीके से ऊपर एक ब्राउन कलर की हेजीनेस वाली लेयर आ जाती है. वो ब्राउन कलर इज ड्यू टू दिस फोटोकेमिकल स्मोक. Let's move forward. Nitrogen and oxygen naturally occur in air, but both of them do not react to create nitrogen oxides. As first option is catalyst is needed for the reaction. Option B, it is an endothermic reaction. Option C is nitrogen oxides are unstable. Option D, nitrogen and oxygen cannot react with each other. जब आपके पास स्टेटमेंट्स लंबी होती हैं, प्लीज आप नर्वस नहीं होंगे. वहां पर आप उस स्टेटमेंट को 2 to 3 टाइम्स रीड करेंगे. 2 to 3 टाइम्स आप इसके ऑप्शंस रीड करेंगे और ऑड वन आउट के थ्रू हम इसका सिलेक्शन करेंगे. आपके पास 3 सेकेंड्स है. जस्ट सी आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है. मार्क द ऑप्शन, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक जो आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है. एंड द करेक्ट आंसर इज, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपको एयर में तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि बिकॉज ये वहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन है. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्यों नहीं बन जाते? नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और भी बहुत सारी है, तो एटमॉस्फेयर में ही हो जानी चाहिए रिएक्शन, तो नहीं होती बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. Question number 10. Average molar kinetic energy of the carbon monoxide and nitrogen at the same temperature is, your options are Ke stands for kinetic energy of the one and Ke2 stands for the kinetic energy 2. तो बताइए दोनों में से आपकी जो कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है अगर मैं इनकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही हूँ. या जस्ट मार्क योर आंसर. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C. Yes, both of them having the same kinetic energy. Kinetic energy do not depend upon the molar mass. Kinetic energy depends upon the temperature only,
and it is already said that it is having the same temperature. कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि आपको अगर उनके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक पता है, उसके जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वो पता है वहां पर, यू विल बी एबल टू मार्क दैट क्वेश्चन करेक्टली, एज जो यहाँ पर हमारे पास अभी सामने एक पिक्चर आई है. अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाएंगे कि सेम टेम्परेचर होने पर काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, तो यू विल बी कंफ्यूज्ड. आप कंफ्यूज जाएंगे एंड यू विल मार्क इट रॉन्ग. ठीक है, तो ऐसे नहीं करना. यू शुड बी हैविंग योर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स. इसका जो बेसिक है वो आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल भी. ओनली देन यू विल बी एबल टू मार्क इट करेक्टली. लेट्स मूव फॉरवर्ड. For equal n values, penetration power of the orbital obeys which order? अगर आपके पास equal n की वैल्यू है तो आपके पास जो ऑर्बिटल की जो पेनिट्रेशन पावर होगी वो किस ऑर्डर में होगी? बताएं फटाफट. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. यू हैव द 4 ऑप्शंस. नोट इट डाउन इन योर नोटबुक राइट नाउ. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Having the highest penetrating power, F having the least one. Just remember it always. Next question, the entropy and enthalpy change for the following reaction is 105 joule per Kelvin per mole and 30 kilojoule per mole respectively. So calculate the temperature for the reaction to be in the equilibrium. हमें reaction given है bromine plus chlorine give you bromium chloride. करेक्ट. आपको एंथैल्पी और एंट्रोपी गिवन है, आपको बताना है अब जो टेम्परेचर है वो कितना है. ऑफ कोर्स केल्विन में टेम्परेचर आएगा, केल्विन में ही पूछा गया है. फटाफट मार्क कीजिए यहाँ पर. पहले आप ऑप्शन मार्क कीजिए फिर बताऊंगी आपको. एंड द करेक्ट आंसर इज, क्या कैलकुलेशंस आई हैं? आई नो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, इसलिए मैंने 3 सेकंड्स नहीं बोला. यू कैन हैव योर टाइम. आप प्लीज मार्क कर लीजिए. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. 285.7 केल्विन आपका टेम्परेचर है. देखिए मैंने यहाँ बात की है कि मेरे पास जो है इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है. जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है मतलब कि डेल्टा जी मेरा हो चुका है 0. यहाँ पर एंट्रोपी है, एंथैल्पी है. एंथैल्पी को डेल्टा एच से करते हैं, एंट्रोपी को डेल्टा एस से करते हैं हम यहाँ पर. बिल्कुल ठीक. तो देखिए आपके पास जो है एंट्रोपी जो है वो आपके पास है 105 जूल पर केल्विन पर मोल, वेयर एज जो आपकी एंथैल्पी है वो आपके पास है यहाँ पर 30 किलो जूल पर मोल. अब आप 30 किलो जूल्स को जूल्स में कन्वर्ट करें, विच इज 30 इंटू 1000 जूल्स पर मोल. करेक्ट. अब फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से है इसका, दैट T will be टेम्परेचर निकालना है ना, तो नॉर्मल आपका ये गिब्स कांस्टेंट वाली इक्वेशन लगेगी, डायरेक्ट जा रही है. एक ही फॉर्मूला है हमारे पास इस टेम्परेचर में. थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है आपका. यहाँ पर इक्विलिब्रियम बता दिया, डेल्टा जी हम ऑलरेडी 0 कर चुके हैं इक्विलिब्रियम की वजह से यहाँ पर हमारा. ठीक है. अब देखिए आपके पास टेम्परेचर किस तरीके से आएगा, नोट करें आप साथ के साथ. देखिए यहाँ देखिए टेम्परेचर मेरा आया है, यहाँ पर मैंने किया है डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस. सो 30 into 1000 divided by 105, and the answer you get will be exactly 285.7 केल्विन आपके पास आंसर आ रहा है. नोट इट डाउन. ये आपका फॉर्मूला हो गया. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. 3 moles of an ideal gas spontaneously expand in a vacuum. Find the work done. 3 moles की आइडियल गैसेस हैं. कितनी हैं? 3 मोल है उनके पास. नंबर कितने हैं? 3 है. और आइडियल गैस है और स्पॉन्टेनियसली एक्सपैंड हुई है वैक्यूम के अंदर एक्सपैंड हुई है. तो आप उनका वर्क डन बताइए यहाँ पर. यू हैव 3 सेकेंड्स. न्यूमेरिकल नहीं है, ये न्यूमेरिकल वाला नहीं है, जस्ट अ थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. इज ए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन.
एंड द करेक्ट आंसर इज 0। वैक्यूम के अंदर कुछ भी वर्क डन होगा 0 ही होगा ना, चाहे कितना ही कुछ भी बोल ले। कई बार ना वो वैक्यूम लिख देता है लास्ट वर्ड और 5 लाइंस का वो क्वेश्चन बना देता है, 5 सेंटेंसेस। सब कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इतना लंबा क्वेश्चन। आधे बच्चे तो वैसे ही छोड़ आते हैं कि यार बहुत लेंदी क्वेश्चन आया था इसलिए हमने नहीं अटेम्प्ट कर सका। जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं वो तो सबसे ज्यादा ईजी होते हैं। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डज N2 पॉजिटिव है? 0 1 2 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं N +2 आयन। ओके, केटाइन है आपका, बताइए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू गेट के इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1। जिन्होंने लिखा है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जिनका नहीं है वो यहाँ देखेंगे और अभी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। जो आपका नाइट्रोजन है उसका 7th एटॉमिक नंबर है। नाइट्रोजन हैविंग द 7th एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी? 1s 2s 2p। एनर्जी लेवल्स है ना आपके। 1s एंड 2s में आपके पास होता है एक एक इलेक्ट्रॉन बॉक्स ऑर्बिट, और 2p में आपके पास होते हैं 3। तो 7 है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यही मैं अगर बोल दूं कि मुझे चाहिए +2, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी यहाँ पर कुछ ऐसी। 1 2 3 4 and 5। +2 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स डिलीट कर दीजिए, -2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड कौन सा है? सिर्फ एक अनपेयर्ड है आपके पास, ये अनपेयर्ड आ गया। सो द ऑप्शन इज बी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नोट इट डाउन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, ये आप मार्क कीजिए। And the correct answer is option number A, O3. Ozone is the strongest oxidizing agent. Let's move forward. Question number 16. During a reaction of the potassium chloride, sulfuric acid, oxalic acid, whose oxidation number undergoes the highest change? किसकी ऑक्सीडेशन नंबर में सबसे ज्यादा चेंज होता है? मार्क कीजिए आंसर। And the correct answer is option number D, chlorine, having the highest oxidation number here. All right, जिनका करेक्ट है आंसर, congratulations to them. जिनका wrong है, that it's fine. आगे देखिए आप लोग। Which of the following process is used to convert liquid hydrocarbons to the gaseous hydrocarbon? Cracking, oxidation, hydrolysis, and distillation. The correct answer is option A, cracking. You know cracking को हम पायरोलिसिस भी कहते हैं। क्या होता है? ये आपके पास एक बड़ा हाइड्रोकार्बन है, दिस इज योर बिग हाइड्रोकार्बन, हाइयर हाइड्रोकार्बन की चेन है बहुत लंबी, और अगर मैं यहाँ क्रैकिंग या पायरोलिसिस करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा? स्मॉल स्मॉल, इसको मैं लिखती हूँ स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होते हैं मेरे पास। तो बेस्ट आपके पास क्या होता है, अगर आपको लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स को गैसेस हाइड्रोकार्बन्स में करना है, वो पायरोलिसिस में होता है। मतलब कि ये एप्लीकेशन है किसकी? नेचुरल गैस की प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, जो हमारी नेचुरल गैसेस फॉर्म होती हैं उसमें हम ये क्रैकिंग ही फिनोमेना यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वहां से आया क्योंकि ये बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन्स को, हाइयर हाइड्रोकार्बन चेन्स को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन चेन्स में कन्वर्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। A compound which has a bond angle equal to 180 degree is 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल कहां पर फॉर्म होता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साइक्लोएल्केन। एंड द करेक्ट आंसर इज एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। Find out the amphoteric oxide among these oxides. So you have the barium oxide, magnesium oxide, beryllium oxide, and the calcium oxide.
3 seconds, mark your option correct, and correct answer is which of the following? Find out the amphoteric. The correct option is beryllium. Beryllium oxide is the amphoteric oxide. बेरिलियम, देखिए क्यों है, जो आपका बेरिलियम होता है वो एम्फोटेरिक है. एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक भी कैरेक्टर और बेसिक भी. जिस टाइप की रिएक्शन होगी उसके साथ वहां पर वैसा बन जाएगा. अगर आपको ऑलरेडी एक एसिडिक कंपाउंड दिया हुआ है और बेसिक की जरूरत है तो बेरिलियम आ सकता है. अगर कोई ऑलरेडी बेसिक कंपाउंड दिया हुआ है और एसिडिक की जरूरत तो भी बेरिलियम आ सकता है एसिडिक कैरेक्टर बनकर वहां पर. ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक दोनों ही कैरेक्टर्स शो करने वाले हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, जो कि है बेरिलियम ऑक्साइड. Alkali metals tendency to drop their valency electrons make them, and your options are strong oxidizing agent, weak oxidizing agent, strong reducing agent, and the weak reducing agent. 3 seconds, mark your answer correctly. And the correct answer is strong reducing agent. All right, strong reducing agent होते हैं आपके alkali metals. That's why वो बहुत ही जल्दी अपने electrons lose कर देते हैं. ठीक है, alkali metals कौन से होते हैं? जो कि आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं. ये आप इसके नीचे ही लिखेंगे. ठीक है, मेरे पास पेज नहीं था इसलिए मैं नहीं लिख पा रही. यू राइट इट लाइक दिस वे. So you have lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and this is your alkali metal. मतलब कि आपका फर्स्ट ग्रुप. हाइड्रोजन तो हम अलग से ही लिखते हैं. ठीक है, सो दीज, अगर ये ग्रुप के आपके पास मेटल्स हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. फटाफट अभी अपने जो स्कोर है आपका वो मुझे बताएं. अपना स्कोर राइट डाउन द स्कोर एंड टेल मी, शो मी आपका स्कोर क्या आया है. इफ यू आर स्कोरिंग अबव 15, it's a nice score, but if you are scoring less than 15, not a good sign. You have to score above 15 every time. All right, so for more such videos and for more such concepts clear, you have to join our batch. Join the batch immediately and have the benefit of the program. तो जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए यहाँ पर और अपने कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर कीजिए यहाँ पर. दिस वाज ऑल फॉर दिस क्लास नाउ. थैंक यू. बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगी. जल्दी से एनरोल कीजिए.